हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आव्यूह एवं सारणिकों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की। देखो 10th क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3। वहाँ अपने पास दो वेरिएबल थे और हमने जो लीनियर इक्वेशन का अपने को सिस्टम दिया हुआ था उसको सोल्व किया था। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अपना टॉपिक था। ठीक है, अब यहाँ अपने पास मोर देन 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं अपने पास और उनके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो अपना सिस्टम होता है जिसको हमें सोल्व करना है, वो जो सिस्टम होता है या तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय, या हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत निकाय। तो कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय, ये क्या होता है? यदि उस सिस्टम का अपने पास कोई सॉल्यूशन आ जाए, उसे हम सोल्व कर सकें, तो हम कहेंगे कि वह सिस्टम कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, अब इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 हो तो हम कहेंगे कि ये है कंसिस्टेंट सिस्टम है। अब डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करेंगे? तो जो अपना सिस्टम होगा, उस सिस्टम में जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनका जो मैट्रिक्स बनेगा, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, और यदि हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएँ तो हम कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यदि उस निकाय का हल प्राप्त कर सकें तो संगत निकाय है, और हल प्राप्त नहीं कर सकें तो असंगत निकाय है। अब ये संगत कब होगा, असंगत कब होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो अपना सिस्टम होगा उसको हमें सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा हल। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये अपना सिस्टम दिया हुआ है, ये अपना निकाय दिया हुआ है जिसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब इस निकाय को हम क्या करेंगे, ax इक्वल b फॉर्म में लिखेंगे। अब a क्या होगा, x क्या होगा, b क्या होगा। ठीक है, तीनों मैट्रिक्स होंगे, लेकिन इन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? तो जो मैट्रिक्स A होगा उसमें x, y, z इनके जो कोफिशिएंट हैं वो होंगे। मैट्रिक्स जो x है उसमें वेरिएबल्स होंगे, और जो मैट्रिक्स B है उसमें कांस्टेंट होंगे। मैट्रिक्स A में क्या होंगे, जो वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट, x, y, z के गुणांक। मैट्रिक्स X है, इसमें चर राशियाँ होंगी, वेरिएबल होंगे x, y, z। और जो मैट्रिक्स B है ये मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट का। यहाँ देखो ये अपना सिस्टम है, तो इस सिस्टम को हमने ax इक्वल b फॉर्म में लिखा, तो मैट्रिक्स A ये बनेगा, मैट्रिक्स x ये बनेगा, मैट्रिक्स B ये बनेगा। ठीक है, ax इक्वल b यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स B, इन तीनों को अलग अलग लिखना है, ये काम करना होता है। ऐसा अपने को एक सिस्टम दिया जाएगा। x, y, z के जो कोफिशिएंट हैं, x, y, z के जो गुणांक हैं, उनका जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स A होगा। जो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियां हैं, उनका जो मैट्रिक्स होगा वो x होगा। और जो ये इक्वल के बाद जो कांस्टेंट होते हैं, इन कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स होगा वो b होगा। ठीक है, अब देखो इससे हमने क्या लिखा है, ax इक्वल b फॉर्म में लिखा है। ax इक्वल b इस फॉर्म में लिखा है। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए,
इसका मतलब यहाँ से ये ए हटाएं, इस ए को यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने इसको x इक्वल बी अपॉन ए लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स का भाग कैसे लगाएंगे, मैट्रिक्स को डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं, तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं। तो फिर और क्या तरीका होगा ए को हटाने का? ए को हटाने का तरीका होगा कि इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या बन जाएगा आई, और x को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो x इक्वल बन जाएगा a इनवर्स b, ये लिखेंगे और यहाँ से x y z की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी a इनवर्स की। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स a इनवर्स फाइंड कर लेंगे और फिर यहाँ इन तीनों मैट्रिक्स को रखेंगे, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर लेंगे, संगत अवयवों की तुलना। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, उसे ax इक्वल बी फॉर्म में लिखना है। यानी यहाँ से हमें मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स b प्राप्त करनी है। इसके बाद क्या करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स फाइंड करने के बाद x इक्वल a इनवर्स b लिखेंगे, तो यहाँ से हमें x y z की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी अपना जो सिस्टम होगा उस सिस्टम का सॉल्यूशन है मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स ए क्या होता है ये हमें पता लग गया। तो हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ए है वो नॉट इक्वल 0 है, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, संगत निकाय है। अब यदि डिटर्मिनेंट ए है वो इक्वल 0 आ जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाए, तब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 देन वी फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये जो वैल्यू है वो यदि इक्वल, दो कंडीशन है यहाँ पे कि ये इक्वल 0 हो और नॉट इक्वल 0 हो। एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी, अपने पास दो कंडीशन है कि या तो इसकी वैल्यू होगी 0 या फिर इसकी वैल्यू होगी नॉट इक्वल 0। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 है, तब जो अपना सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। और यदि ये इक्वल 0 है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, हमें नहीं पता कैसा होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में बताना है तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल 0 आएगी, तो हम कह देंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, निकाय संगत है, यानी हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, हल प्राप्त कर सकते हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ए है इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू या तो 0 होगी या नॉट इक्वल 0 होगी। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल 0 है तो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा। और यदि इसकी वैल्यू 0 है तो हमें पता नहीं कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लेके चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.6। अब देखिए एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, प्रश्न संख्या 1 से 6, बताना है कि कौन सा तो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है, यानी संगत और असंगत निकाय के बारे में बताना है। लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये अपना सिस्टम हो गया, ठीक है,
इसमें क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी रूप में लिखने पर दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ए एक्स इक्वल बी। अब यहाँ मैट्रिक्स ए क्या होगी, फर्स्ट रो एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड रो वाई के सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एक्स के कोफिशिएंट, सेकंड कॉलम वाई के कोफिशिएंट। यहाँ पे अपने पास दो ही वेरिएबल हैं, तो यह जाएगा 1 2 2 3। ये मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स एक्स, इसमें आ जाएगा एक्स वाई। बी, मैट्रिक्स बी, इसमें आ जाएगा 2 3। ये हो गया ए एक्स इक्वल बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स सॉरी यहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी बतानी है ना, संगत या असंगत बताना है। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर लो। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 × 3 -2 × 2 4। तो ये आ गया -1। यानी डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल 0 है। और नॉट इक्वल 0 है तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, समीकरण निकाय संगत है। दिया गया समीकरण निकाय संगत है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना सिस्टम हो गया। ए एक्स इक्वल बी फॉर्म में लिखें इसको। दिस सिस्टम कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स इक्वल बी, वेयर मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, 2 1 -1 1। इनके कोफिशिएंट लिख दिए। मैट्रिक्स एक्स एक्स वाई, मैट्रिक्स बी 5 4। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, 2 × 1 -1 × -1 -1 प्लस 2 + 1 3। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है। इट मीन्स जो अपना समीकरण निकाय है वो संगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ए एक्स इक्वल बी रूप में लिखने पर दिस सिस्टम कैन बी रिटन इन फॉर्म ए एक्स इक्वल बी। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 6। मैट्रिक्स एक्स है एक्स वाई। मैट्रिक्स बी है 5 8। फाइंड डिटर्मिनेंट ए, 6 × 1 6 -3 × 2 6। तो यहाँ देखो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब यहाँ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट ही इसमें एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट हैं ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे और ये जो एलिमेंट है इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये बनेगा 6 -3 -2 1। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए × बी। 6 -2 -3 1। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स 5 8 से। रो कॉलम 6 मल्टीप्लाई होगा 5 से 30
-3 होगा 8 से -24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 होगा 5 से तो -10, 1 होगा 8 से तो 8। -30 -24, 6 -10 + 2 -2। तो ये क्या नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। एडजॉइंट ए इंटू बी क्या नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत निकाय होगा। शायद मैं पहले ये बोल गया होगा कि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल 0 है, तो वो जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स हैं और जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी तो मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। तो यदि मैंने वहाँ पे गलती कर दी है तो उसको ठीक कर लेना। एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल 0 नहीं, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे उसको, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, निकाय असंगत होगा। और यदि इक्वल जीरो मैट्रिक्स है तो फिर ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। समीकरण निकाय असंगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखो 3 वेरिएबल हो गए x, y, z, तो इसमें 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा अपने को। ax इक्वल b रूप में लिखने पर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन फॉर्म ax इक्वल b। मैट्रिक्स A 1 2 A। फर्स्ट जो कॉलम होगा, पहला जो स्तंभ होगा, इसमें x के कोफिशिएंट। सेकंड जो कॉलम होगा उसमें y के कोफिशिएंट। थर्ड जो कॉलम होगा उसमें z के कोफिशिएंट। मैट्रिक्स x y z एंड मैट्रिक्स B 1 2 4। ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट A, ठीक है। डिटर्मिनेंट A फाइंड करते हैं। अब देखो इसमें हम पहले जीरो बना सकते थे, यहाँ पे C1 - C2 C2 - C3 ऑप्शन लगा के, और चाहिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं। तो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो ये बनेगा 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 3 मल्टीप्लाई होगा 2A से, 6A माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा A से, -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2A 2 से मल्टीप्लाई होगा 4A, -A 2 से मल्टीप्लाई होगा 2A, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, A मल्टीप्लाई होगा 2 से 2A, -A मल्टीप्लाई होगा 3 से 3A। डिटर्मिनेंट A इक्वल 6A - 2A, 4A 1 से मल्टीप्लाई 4A, 4A - 2A 2A 1 से मल्टीप्लाई होगा 2A, 2A - 3A -A और 1 से मल्टीप्लाई -A, -2A -A -3A बन जाएगा। तो 4A - 3A A आ गया, यानी डिटर्मिनेंट A है वो नॉट इक्वल 0 है। इट मीन्स समीकरण निकाय संगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5। ये सिस्टम दिया हुआ है, ax इक्वल b फॉर्म में लिखेंगे। दिस सिस्टम कैन बी रिटन इन फॉर्म ax इक्वल b वेयर मैट्रिक्स A।
एक्स के कोफिशिएंट देखो 3, सेकंड इक्वेशन है उसमें एक्स है ही नहीं। अब सेकंड इक्वेशन में एक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 3। वाई की कोफिशिएंट -1, 2, -5। जेड की कोफिशिएंट -2, -1। थर्ड जो इक्वेशन है इसमें जेड नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट 0 होगा, जो नहीं है इसका मतलब 0। मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, मैट्रिक्स बी 2, -1, 3, ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे इसमें डिटर्मिनेंट ए। C1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर दें तो 3 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, -5 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 5, प्लस माइनस प्लस, इसको लेने की आवश्यकता है नहीं, 0 होना है, 3 पे आ जाओ, +3। फर्स्ट कॉलम थर्ड रो छोड़ दो, -1 से मल्टीप्लाई होगा 1, -2 -2 से होगा -4, माइनस माइनस प्लस, -5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, 4 + 1 5, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15। अब ये क्या आ गया 0। डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये 3 ऑर्डर का है तो यहाँ हमें कोफैक्टर फाइंड करने होंगे। A11, A12, A13, A21, A22। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ वीडियो पॉज करके डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ये अपने कोफैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए क्या बन जाएगा देखो, -5 -3 -6, 10 6 12 है, 5 3 6। ये एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। -5 -3 -6, 10 6 12, 5 3 6। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिक्स है 2 -1 3 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 2 से मल्टीप्लाई -10, 10 -1 से मल्टीप्लाई -10, 5 3 से मल्टीप्लाई 15। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, -3 2 से मल्टीप्लाई -6, 6 -1 से मल्टीप्लाई -6, 3 3 से मल्टीप्लाई 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -6 2 से मल्टीप्लाई -12 है, 12 है -1 से मल्टीप्लाई -12 है, 6 3 से मल्टीप्लाई 18। अब इसको सोल्व कर लें तो -10 -10 -20 + 15, तो ये हो जाएगा -5। -6 -6 -12 है, -12 + 9 -3, -12 है -12 है, -24 + 18 -6। ये मैट्रिक्स आ गई नॉट इक्वल 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स नहीं है तो जो अपना सिस्टम होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। समीकरण निकाय असंगत है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसे Ax = B फॉर्म में लिखते हैं, Ax = B।
रूप में लिखने पर दिस सिस्टम may be written in form ax equal b where matrix A, देखो क्या आएगा 5 2 5, फर्स्ट कॉलम x के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x, सेकेंड कॉलम y के कोफिशिएंट -1 3 -2, थर्ड कॉलम z के कोफिशिएंट 4 5 6, मैट्रिक्स x x y z and matrix B 5 2 -1. Now we find determinant A. R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, 5 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 3 इंटू 6 18 -2 इंटू 5 -10 माइनस प्लस माइनस आएगा। अब एलिमेंट है वो भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 6 इंटू 2 12 है, -5 इंटू 5 25 प्लस 4 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 इंटू -2 -4 माइनस 5 इंटू 3 15 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 बन जाएगा। 12 है -25 -13 1 से मल्टीप्लाई होगा -13 -4 -15 -19 4 से मल्टीप्लाई होगा -76। अब देखो इसकी जो भी वैल्यू आए, लेकिन ये कंफर्म है कि नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, समीकरण निकाय संगत है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इन क्वेश्चंस में हमने कंसिस्टेंसी के बारे में बताया है, ठीक है। अब इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है, सिस्टम को सोल्व करना है, यानी x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में।